आज वी विल बी लुकिंग एट मॉडर्न हिस्ट्री एंड विद इन मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे important acts and efforts with regard to education in British India, right? So pre independence कौन से ये important acts, कौन से efforts आए गए थे जो कि education के regarding important थे, राइट अब ये जो पार्ट है ये हम दो पार्ट्स में करेंगे, जो QRS के दो पार्ट्स में आएगा, एक इस वीक जो कराया जाएगा और एक अगले वीक, राइट। इस हफ्ते वी विल बी लुकिंग एट ऑल द इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिशियली जो आपके ऑफिशियल्स थे विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके जो एफर्ट्स थे विद रिगार्ड टू एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर वी विल बी लुकिंग एट एफर्ट्स ऑफ नॉन ऑफिशियल्स एक्सेप्ट मिशनरीज एज वेल एज जो इंडियन नेशनलिस्ट एंड अदर इंडियन लीडर्स थे, उनका क्या एफर्ट्स थे एजुकेशन को लेके प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर एक्ट अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉडले मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो, राइट, जो कि बेसिकली आया था आपके 1813 में, राइट। सो आपके लॉर्ड मिंटो के अंडर 1813 के अंदर जो ये चार्टर एक्ट आया, वन ऑफ द मेन थिंग्स विच इट टॉक्ड अबाउट वाज विद रिगार्ड टू एजुकेशन। ठीक है, अब ये जितने भी एक्ट्स और एफर्ट्स में समझाऊंगी, इसके अंदर आपकी डेट एंड कौन से गवर्नर जनरल के अंडर ये आए वो सब बताया होगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न अगेन, राइट। सो अब इस टाइम पे यू हैव टू रियलाइज कि इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था, जो भी आपके मिशनरीज थे वो काफी एजिटेशन कर रहे थे कि आप हमको इंडिया के अंदर एक तो पहली चीज स्प्रेड ऑफ रिलीजन इन प्रीचिंग प्रोसेलराइजिंग एक्टिविटीज जो उनकी होती हैं विद रिगार्ड टू प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटी, एंड साथ ही साथ में एजुकेशन, इन दोनों चीजों के लिए आप हमें वहां पे जाने दो। वहीं पे ऑन द अदर हैंड जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो ऑफिशियल्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि बेसिकली पॉलिसीज रूल्स बनाते थे विद रिगार्ड टू इंडिया, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे किसका कंट्रोल है ब्रिटिश इंडिया पे, अभी EIC का कंट्रोल चल रहा है। इट इज ओनली पोस्ट 1857 कि इंडिया जो है डायरेक्टली क्राउन के अंडर आएगा, राइट। जो आपका 1858 का जो एक्ट आएगा उसके बाद इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा, राइट। तो यहाँ पे अब कौन कौन सी मेन पॉइंट्स थे जो कि चार्टर एक्ट के अंडर कंसिडरेशन में थे। पहली चीज थी कि क्या मिशनरीज को अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि वो ब्रिटिश इंडिया की जो आपकी जो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है वहां पे वो एजुकेशन एंड साथ ही में क्रिश्चियनिटी को लेके काम करे। ठीक है, तो क्या एटीट्यूड रखना चाहिए मिशनरीज की तरफ। दूसरा जो पॉइंट इन कंसिडरेशन था वो था कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए ऑफ एजुकेटिंग द इंडियन पीपल। ठीक है, और अगर आपने ये एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली तो किस तरह की एजुकेशन आपने इंपैक्ट करनी है, राइट, नेचर और कहां तक की स्कोप। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, राइट। रिजल्ट क्या निकला अब आपके चार्टर एक्ट 1813 से। पहली चीज, मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया टू कंटिन्यू इंडिया, एंड वो दोनों ही स्प्रेड ऑफ रिलीजन एज वेल एज अपनी एजुकेशन की एक्टिविटीज पे को फ्रीली कैरी ऑन कर सकते थे। सेकेंडली, क्लॉज 43 जो है चार्टर एक्ट का, उसने ये चीज स्टेट की कि एटलीस्ट अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज जो है हर साल विल बी सेट अपार्ट। ठीक है, जिससे क्या किया जाएगा, इससे रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट टू द लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो एक तो आपकी जो ऑलरेडी लिटरेट है और जो लिटरेचर एग्जिस्ट करती है उसको प्रमोशन करने के लिए, एंड दूसरा इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंसेस अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो आपके एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के अंदर, एंग्लिसिस्ट, ठीक है, जिनको आप ऑक्सीडेंटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सपोर्ट करते थे मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वर्सेस जो आपके ओरिएंटलिस्ट थे, जो कि आपके जो नेटिव लर्निंग है इन
नेटिव लैंग्वेजेस उनकी बात करते थे। इस एक्ट में बेसिकली इन दोनों का एक सिंथेसिस करने की कोशिश की कि हम एंग्लिसिस की सुनते हुए मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंसेस पे भी थोड़ा स्ट्रेस डालें, एंड साथ ही साथ में जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो एग्जिस्टिंग लर्नेड जो कम्युनिटी है बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसको भी सपोर्ट करें। तो ये दोनों ही एंग्लिसिस एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच के अंदर एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस बनाने का एक्ट था, ठीक है। लेकिन बिकॉज ये जो डिबेट थी बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हो पाई, तो 1823 तक ये जो एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख रुपीस था वो एकदम ही सस्पेंडेड रहा था एंड हो नहीं पाया था, राइट। फाइनली अब हम 1813 टू 53 के एक क्विक चार्ट करेंगे टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका चार्टर एक्ट है, ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज करवाया कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको कई डिस्टिंक्ट एजेंसीज बनानी पड़ेंगी। तो एक तो आपकी एजेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी वो थी आपकी मिशनरीज, दूसरी थी नॉन ऑफिशियल एंटरप्राइजेस। इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बाकी मिशनरीज को छोड़ के और कौन सी नॉन ऑफिशियल एंटरप्राइजेस थी। इसके अंदर नॉन ऑफिशियल एंटरप्राइजेस ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं और इंडियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हम कवर करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एजेंसी इज योर ऑफिशियल एंटरप्राइज, जो आपकी ऑफिशियल एजेंसीज है, बी एट द कॉलोनियल गवर्नमेंट और द ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, राइट। अब हम देखते हैं 1813 टू 33 के पीरियड के अंदर जो ऑफिशियल एंटरप्राइज थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी तरफ से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई, बिकॉज एजुकेशन के रिगार्डिंग अभी बहुत डिबेट चल रही थी और अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, क्योंकि आपकी जो कंपनी थी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से हम एजुकेशन का जो इशू है उससे डील करें, ठीक है। लेकिन जो मिशनरीज थे, दे वर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस एज फार एज एजुकेशन वाज कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कई डेवलपमेंट्स देखते हैं। हम देखते हैं 1813 से पहले जो मिशनरीज थी ज्यादा वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस दे रही थी, बट 1813 के बाद ग्रेजुअली उनका फोकस शिफ्ट हो गया सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की तरफ, राइट। साथ ही साथ में हम देखते हैं 1813 से पहले मिशनरीज का जो मेन एफर्ट्स थे वो मेनली लोअर कास्ट, ठीक है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशंस की तरफ ज्यादा गेयर्ड थे, बिकॉज दे ऑल्सो ऑफर्ड, देवर उनको लगता था कि दीज आर ऑल्सो सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड, ठीक है। हाउएवर 1813 के बाद मिशनरीज ज्यादा अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी के अंदर काम करने लगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज आती थी थोड़ी बहुत, चाहे लिमिटेड ही इंस्टेड ऑफ द वर्नाक्युलर, ठीक है। अब इनका मानना था कि जो आपके ये मिशनरीज थे, उन्होंने बेसिकली पहली बार दी आइडिया ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू की, बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली वो अपर क्लासेस को दोनों ही क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन की तरफ कन्वर्ट करना चाहते थे, एंड उनको लगता था अगर अपर क्लासेस के अंदर ये चेंज आ गया तो धीरे धीरे दोनों ही रिलीजन और एजुकेशन फिल्ट्रेट कर जाएगी फ्रॉम दी अपर क्लासेस टू द लोअर क्लासेस, ठीक है। सो इस सेंस में आपका बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, और अलेक्जेंडर डफ जो कि स्कॉटिश मिशन से थे, उनको ने भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, राइट। ऑल्सो मिशनरीज का रिन्यूड फोकस था ऑन विमेन्स एजुकेशन। इन्होंने ऑर्फन्स होम्स के थ्रू एंड जेनानास जो थे, जो कि बेसिकली डोमेस्टिक होम्स थे, घर के अंदर ही लड़कियां आके कई चीजें सीखती थी, उन पे भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की, राइट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपनी एक खुद की एजेंसी बना दी, GCPI, ठीक है, जिसका मेन काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बट साथ ही में इवन तो उनकी खुद की ऑफिशियल एजेंसी थी, उसके साथ ही में उन्होंने मिशनरीज के साथ भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, एंड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की, ताकि मिशनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। साथ ही में गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल जो एक्सपेंडिचर था ऑन एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम जो मिशनरीज करते थे वाया डोनेशन, चैरिटीज एक्सेट्रा, वो भी बढ़ा दिया। तो पहले जब वो 1 लाख रुपए होता था, फाइनली बाय 1833 वो नियरली 10 लाख तक पहुंच गया एनुअली, राइट। नेक्स्ट अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है मकॉलेज मिनट। टीबी मकॉले ने जो किया था इन 1835 अंडर गवर्नर जनरल, कौन है यहाँ पे, विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड मकॉले इंडिया आते हैं जून 1834 में, एंड ये है लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो लॉर्ड मकॉले किस कैपेसिटी में आए थे, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके अंदर जो ये न्यू लॉ मेंबर एलोकेट हुआ था उसके मेंबर बन के आए थे, आफ्टर आपका ये जो इंडिया एक्ट जो आया था 1833 में जो आया था उसके बाद से, ठीक है।
साथ ही में इनको अपॉइंट कर दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इनका मेन काम क्या था कि ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के अंदर जो अभी तक डिबेट चली जा रही है उसको अब सेटल करो। और इन्होंने सेटल किया कैसे, जब लॉर्ड बेंटिक ने फाइनली रूल कर दिया कि जितने भी फंड्स एलोकेट होने हैं दे विल बी स्पेंट ऑन टीचिंग वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश ओनली। ठीक है, आगे चलते हुए उन्होंने एक और मैंडेट जो मैकॉलेज मिनट ने आगे रखा कि जितने एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स हैं एट ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो कि कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की सुपरिटेंडेंस के अंडर काम करते हैं, इन सबको ही स्टाइपेंड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जो अभी तक एनरोल्ड है, बट इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आगे एनरोल होंगे उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही में उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्योंकि हमारा फोकस वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न लिटरेचर एंड इंग्लिश मीडियम पे होगा, तो गवर्नमेंट के फंड्स आगे से प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स जो है इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस उस पे स्पेंड नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन, 7 मार्च 1835 पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वेयरइन इंग्लिश वाज नाउ प्रोक्लेम्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। राइट, moving on, we now come to another very important act which was the Woods Dispatch of 1854 under Governor General Lord Dalhousie। right, यहाँ पे अब स्टेट कर दिया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी वो अज्यूम करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस। ठीक है, और अब ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो चल रही थी कि आप अपर क्लासेस पे कंसंट्रेट करो एंड उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो कि वहां से फिल्ट्रेट होके फाइनली लोअर क्लासेस एंड मासेस भी सीख जाएंगे। राइट, इसको अब फेंक दिया गया, दिस वाज थ्रोन इनटू द डस्टबिन एंड मास एजुकेशन की अब जो पहली बार बात है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब इन्होंने रेकमेंड किया कि स्कूल लेवल पे आप वर्नाक्युलर लैंग्वेज यूज करो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट हायर स्टडीज के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही होना चाहिए। साथ ही साथ में वुड्स डिस्पैच का एक और जो फोकस एरिया था दैट वाज फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसी के अंडर उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि अब जब हमने मास एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है दैट वी हैव ट्रेन्ड टीचर्स एंड फॉर दिस वी नीड टू एस्टैब्लिश मेनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। राइट, सो पहली बार वुड्स डिस्पैच के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की भी एस्टैब्लिशमेंट होने लगी। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि अब सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर सकती है, बट यहाँ पे आपको प्राइवेट एंटरप्राइज को भी इंकरेज करना पड़ेगा अगर आपने अपना गोल ऑफ मास एजुकेशन फुलफिल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हम ग्रांट्स इन एड दे देंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ताकि वो हमारी तरफ से ये जो एजुकेशन का जो हम चला रहे हैं उसको आगे बढ़ा के मासेस में फैला सके। राइट, तो इसी के अंडर उन्होंने हायरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दी फॉर which were to spread your education, right? So पहले विलेज लेवल पे आपके प्राइमरी स्कूल्स होने थे जो कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाते, राइट? जो आपके हाई स्कूल्स हैं उन्होंने दोनों ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस कंटिन्यू हो रही है, तो एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस का हेल्प लेंगे। आगे चल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे, अभी आपकी हायर एजुकेशन होगी ये इंग्लिश मीडियम में ही होगी एंड एट द एंड द टॉप ऑफ द हायरार्की पे रेस्ट करते थे आपकी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, राइट? मूविंग ऑन, अब एक और इंपॉर्टेंट जो कमीशन आती है इज योर हंटर एजुकेशन और द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882-83 अंडर लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगेन लॉर्ड रिपन वही है जिन्होंने अपनी लोकल बॉडीज, राइट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रास रूट डेवलपमेंट लाइक लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बहुत रिवाइव किया था, राइट? सो विद हिज फोकस ऑन लोकल गवर्नमेंट एंड द रिवाइवल ऑफ द सेम, इन्होंने एजुकेशन फैसिलिटीज को भी इनके साथ ही लिंक कर दिया। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू रिमेंबर बोथ दीज थिंग्स, राइट? तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो न्यूली फाउंडेड लोकल बॉडीज जो बनाई गई हैं दैट इज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, इनको आपको दे देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग प्राइमरी स्कूल्स। साथ ही में उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको एक कुछ कम स्कूल्स एंड कॉलेजेस मेंटेन करना चाहिए एंड बाकी जो है प्राइवेट हैंड्स में आप छोड़ सकते हैं।
जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब हाई स्कूल के लेवल की एजुकेशन, इसको आप दो डिविजन में बांट दीजिए। लिटरेरी एजुकेशन होगी जो उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ के आगे चल के यूनिवर्सिटीज में जाना है, राइट, जो आगे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट होगी वोकेशनल एजुकेशन, बेसिकली ताकि पीपल कैन टेक अप जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट वेरी क्विकली एंड ताकि दे कैन प्रोवाइड फॉर योर फैमिलीज। सो ये कमर्शियल करियर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशनलाइजेशन के लिए वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। सो दोनों ही जो डिविजन्स है ये सेकेंडरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कर दी गई। साथ ही साथ में आपके जो हेंटर एजुकेशन है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे नजर डाली, वाज दैट कि फीमेल एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज है हाईली इनएडिक्वेट रहती हैं अभी तक, स्पेशली आउटसाइड द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। एंड हमें रिन्यूड एफर्ट्स डालने चाहिए, स्पेशल रिकमेंडेशंस उन्होंने पेश की जिसके थ्रू वो फीमेल एजुकेशन को और स्प्रेड कर सके आउटसाइड द डोमेन ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स एज वेल, राइट। 1902 में फाइनली लॉर्ड कर्जन के अंडर आती है आपकी रैले कमीशन, जिसके रिकमेंडेशंस के बाद आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है वो फाइनली सेटअप किया जाता है, राइट। सो रैले कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन से ही आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट उभर के आ रहा है अंडर लॉर्ड कर्जन, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये समझना जरूरी है कि रैले कमीशन क्या बोलता है, राइट। अब रैले कमीशन क्या बोल रहा है, इट वाज बेसिकली सेट अप to look into the conditions and prospects of universities in India and suggest measures for their improvement। तो रैले कमीशन लाया क्यों गया था इंडिया में? ये लाया गया था ये देखने के लिए कि जो अभी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं इन द कंट्री, राइट, बेसिकली उनकी हालत अभी कैसी है एंड अगर हमने उनमें इम्प्रूवमेंट हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद हम जो कमीशंस देख रहे थे विद रिगार्ड टू वेरियस एक्ट्स जो आए हैं टू इम्प्रूव एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हम रैले कमीशन की बात कर रहे थे जो कि लॉर्ड कर्जन के अंडर आया था, जो सेटअप हुआ टू लुक इनटू द कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज एंड सजेस्ट मेजर्स कि उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, राइट। एंड इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1904 का आपका इंडिया यूनिवर्सिटीज एक्ट बना था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि जो यूनिवर्सिटीज है दे विल गिव मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च। पहले यूनिवर्सिटीज वो मेनली एक्टिंग एज एग्जामिनिंग बॉडीज, ठीक है, तो कॉलेजेस को एग्जामिन करना, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इससे हटा के अब हम यूनिवर्सिटीज की जो मेन अटेंशन है दैट वी विल गेट टुवर्ड्स हायर स्टडीज एंड रिसर्च, राइट। साथ ही में इन्होंने बोला कि हम सिंडिकेट्स कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि स्पीडियर ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस हो। बट इसके साथ ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई, स्पेशली बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज वर एट अ वेरी हाई, ठीक है। सो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ गई, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए ताकि जो गवर्नमेंट है वो जो ये नेशनल एक्टिविटीज विद इन द यूनिवर्सिटीज हो रही है उन पे भी इट कैन कीप अ चेक, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट कैन नाउ वीटो एंड amend university senate regulations and pass regulations on its own। तो बच्चों को अगर निकालना या टीचर्स को निकालना, क्लासेस किस तरह से ऑर्गेनाइज करना, क्या आप यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। सो अब गवर्नमेंट जो है आराम से यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इंटरफेयर कर सकती थी, राइट। साथ ही में इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस अब सेटअप कर दी कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस ने अफिलिएट होना है यूनिवर्सिटी से, सो उनको अफिलिएशन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था। साथ ही में अब यह भी बोल दिया गया कि 5 लाख रुपए पर ईयर जो है सैंक्शन किए जाएंगे, किस लिए? फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, राइट। मूविंग ऑन, अब 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी आता है अंडर लॉर्ड हार्डिंज द सेकंड। यहां पे गवर्नमेंट अब क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो कंपल्सरी एजुकेशन है, द आइडिया कि हमने एजुकेशन कंपल्सरीली मासेस के अंडर स्प्रेड करना है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। हाउएवर दे आल्सो एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। बट इसका पॉइंट क्या है कि हम स्कूल्स तो सेटअप कर रहे हैं विच आर गेट टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, बट ये हम नहीं कह रहे कि बच्चों को स्कूल का भेजना कंपल्सरी है, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। साथ ही में जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट थी उन्होंने अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी दैट
that they have to provide free elementary education to poor and backward sections of the society. साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि प्राइवेट एफर्ट्स को भी इंकरेज करो एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए अमंग पीपल हु आर पुअर, डिप्राइव्ड एंड बैकवर्ड। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया दैट यूनिवर्सिटीज वर टू बी सेट अप नाउ इन ईच एंड एवरी प्रोविंस। ठीक है, सो अब प्रेसिडेंसी टाउन्स नहीं, बाकी हर जगह भी यूनिवर्सिटी सेटअप करना जो है इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अंदर ये एक मेजर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। राइट, मूविंग ऑन, आपका सैडलर कमीशन आता है 1917 में, राइट, 1917 टू 1919 अंडर योर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात हुई, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये जो सैडलर कमीशन सेटअप किया था, दैट वाज बेसिकली टू लुक एट द वर्किंग ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। इसकी रिव्यू करने के लिए ये सैडलर कमीशन बिठाया गया था। सैडलर कमीशन ने सिर्फ लेकिन अपनी जो रिकमेंडेशंस है यूनिवर्सिटी तक नहीं लिमिटेड रखी, बट उन्होंने ये देखा कि बच्चे कैसे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनका आगे चल के क्या उन पे इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरह की उनको जॉब्स मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या उनके आगे गोल्स एंड एम्बिशंस है। सो उसके बेसिस पे उन्होंने एक ओवर आर्चिंग ही एजुकेशन के रिगार्डिंग वेरियस रिकमेंडेशंस आगे रख दी। राइट, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो स्कूल कोर्स है एटलीस्ट 12 साल का होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने बोला स्टूडेंट्स बिफोर दे एंटर यूनिवर्सिटी उनको एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरना चाहिए विच इज मोर देन मैट्रिक। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 साल का जो डिग्री कोर्स है वही यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो जरूरी है कि स्टूडेंट्स बिफोर दे एंटर द यूनिवर्सिटीज आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक द academic ventures that await them, right? So एकदम से जैसे ही एजुकेशन बढ़ जाती थी आफ्टर योर स्कूल, तो बच्चे weren't really prepared for that, इसलिए ये इंटरमीडिएट स्टेज लाइक ग्रेजुएशन स्टेज ऑफ 10 years was of 3 years was introduced, right? साथ ही में क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो कि सब स्टैंडर्ड लेवल पे हैं अभी, या फिर हु प्रोबेबली आर नॉट रेडी फॉर यूनिवर्सिटी एंड हु प्रोबेबली डोंट इवन वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटी, दे कैन बी चर्नड आउट। राइट, तो क्योंकि आपने एक इंटरमीडिएट डिग्री कोर्स कर लिया होगा, आप उस डिग्री कोर्स के बाद ही अपने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। साथ ही में उन्होंने बोला कि कॉलेज जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते। मूविंग ऑन, उन लोगों ने बोला कि एक सेपरेट बोर्ड स्टैब्लिश कर देना चाहिए फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। साथ ही में अगेन द रिन्यूड फोकस वाज ऑन फीमेल एजुकेशन, जहां पे उन्होंने बोला कि अब जो फीमेल एजुकेशन है सिर्फ आपकी प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल तक सीमित नहीं होनी चाहिए, या फिर इनको सिर्फ बेसिक चीजें नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि जो आपकी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो भी अब फीमेल्स के लिए इम्पार्ट हो जानी चाहिए एंड फीमेल्स को इनकरेज करना चाहिए इन दिस डोमेन। राइट, 1929 में आपकी हार्टॉग कमेटी आती है अंडर लॉर्ड अर्विन। राइट, इस बेसिक जो कमेटी था इसका काम था दैट दे केम अप विद द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। राइट, तो इन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को अगर आपने स्प्रेड करना है अमंग द मासेस, द पॉइंट इज दैट यू डोंट ओनली हैव टू फोकस ऑन क्वांटिटी बट आपको क्वालिटी पे भी नजर रखनी है, which is also one of the issues like the प्रथम reports point out to the Indian education system today। तो इन्होंने बोला एकदम से आप hasty expansion of primary education मत करो, बट ये भी देखो कि अभी आपने जितनी स्प्रेड की है प्राइमरी एजुकेशन आप उसको कंसोलिडेट करो एंड वो देखो कि उस लेवल पे जो अभी आपके पास बच्चे हैं क्या वो ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही में इन्होंने बोला कि एक सिलेक्टिव सिस्टम आप शुरू कर दो फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज। अगर ये सिलेक्टिव सिस्टम होगा तो आपके जो बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में वो थोड़े ऊपरी स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे, किड्स हु आर एक्चुअली हु वांट टू स्टडी, जो हु आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन। साथ ही में उन्होंने बोला था कि जो भी डिजर्विंग बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको हाई स्कूल भेजना चाहिए, उनको इंटरमीडिएट स्टेज पे भेजना चाहिए। राइट, एंड बाकी जो भी बच्चे हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ भेज दीजिए आफ्टर क्लास 8 ताकि वो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सके। राइट, इसके बाद जो हम प्लान देखते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो योर लास्ट प्लान फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये आता है 1944 में ब्रिटिश इंडिया में। राइट, विच वॉज द सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन अंडर लॉर्ड
वे विल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल्स। साथ ही में उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि पहली बार इंडिया में प्रायर टू इंडिपेंडेंस यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात किसने की? सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ने की 1944 में, जहां पे उन्होंने बोला 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने हाई स्कूल्स को 2 तरह के स्कूल्स में डिवाइड कर दिया। एक तो एकेडमिक स्कूल्स, जो कि बेसिकली डिजर्विंग बच्चे जाएंगे जो आगे चल के कॉलेजेट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज नहीं चाहते बट करियर्स के अंदर अपना एक्सपेंशन करना चाहते, कुछ प्रोफेशंस टेकअप करना चाहते, तो उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए गए। साथ ही में उन्होंने बोला कि लिक्विडेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी को हम बढ़ाएंगे, उसको एकदम उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन 20 years। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स वर अपेरेंटली प्लानिंग टू स्टे हियर 2 more decades, राइट। साथ ही में उन्होंने क्या बोला कि इंटरमीडिएट कोर्स की उन्होंने रेकमेंड कर दी अबॉलिशन, दैट इंटरमीडिएट कोर्स हटा दो। क्यों? क्योंकि हमने ये 2 टाइप के अब हाई स्कूल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि इंटरमीडिएट कोर्स का जो काम था उसको फुलफिल कर देंगे, राइट। दिस इज वेयर योर quick revision series for your education policies made by the various made by EIC followed by the colonial government ends, right? In the next part of the QRS series for the history static part हम देखेंगे the various educational efforts taken up by non-officials जो Britishers थे and also by Indian citizens and Indian nationalists as well as various organizations such as Brahmo Samaj, Arya Sabha, so on and so forth, right? Thank you.